please don't judge me. Please don't have character assassination on me. फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बरकरार हैं। बीते हफ्ते जेल जाने से बचे थे वो किसी तरह। अब आज वो पुलिस थाने पहुंचे। मामला वही, मूवी थिएटर में भगदड़ और एक महिला से मौत। और इन तमाम हेडलाइंस के बीच इंटरनेट पर एक कीवर्ड ने जन्म लिया, अल्लू अर्जुन वर्सेस रेवंत रेड्डी। गोया अल्लू अर्जुन की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कोई अदावत चल रही हो। लेकिन असल कहानी क्या है? एक महिला की मौत के बाद अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी में टकराव की कहानियां क्यों चलने लगी हैं? थाने में अल्लू अर्जुन से क्या सवाल पूछे गए और अंदर खाने क्या बहस चल रही है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Higher. शुरुआत करते हैं दिन के वीडियो से। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कहूंगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमेशा कहूंगा कि वी आर द चैंपियन माय फ्रेंड, बट वील कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड। वी आर द चैंपियन, वी are the champion, no time for lose, because we are the champion of the world. वी आर द चैंपियन, नो टाइम फॉर लूजर्स। हॉस्पिटल के बेड पर गाना गाते हुए ये भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली हैं। 21 दिसंबर की देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर जरूर है, लेकिन अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालत स्थिर होने पर उन्होंने बताया कि उन्हें अपने मैच स्कोर्स बहुत अच्छे से याद हैं। एंजॉय करो ना लाइफ, और अपना थोड़ा रखो, दिमाग पे रखो, डोंट गेट ड्रंक। कुछ वक्त पहले भी विनोद कांबली का सचिन तेंदुलकर के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में भी विनोद कांबली की खराब सेहत को देख करके पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने उनकी मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन एक शर्त रखी थी। शर्त यह कि विनोद कांबली को शराब की लत छोड़नी होगी। इस पर विनोद कांबली ने कहा था कि मैं 15वीं बार रिहैब में जाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बच्चों और परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। विनोद कांबली मौजूदा समय में BCCI से मिलने वाली पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं। दिन का वीडियो यहीं तक। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज अभिनेता अल्लू अर्जुन से हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने में पूछताछ हुई। केस पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान जो भगदड़ हुई थी वो, और उसमें हुई एक महिला की मौत। पूछताछ के पहले लाठी डंडे से लैस पुलिसकर्मियों का एक समूह अल्लू अर्जुन के आवास पहुंचा। उन्हें पुलिस का नोटिस दिया गया। इसमें कहा गया था कि 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे पुलिस पूछताछ के लिए थाने आ जाइएगा। फिर अल्लू अर्जुन थाने पहुंचे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपको संध्या थिएटर के प्रीमियर शो में आने की अनुमति दी गई थी? क्या मैनेजमेंट ने आपको पहले बताया था कि संध्या थिएटर नहीं आए? क्या आपको पता था कि पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी थी? आपने इसकी जानकारी नहीं ली? क्या आपने और आपकी PR टीम ने पुलिस से मंजूरी ली थी? आपकी PR टीम ने आपको पहले ही संध्या थिएटर के आसपास की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी या नहीं? आपने वहां बाउंसर्स की कितनी व्यवस्था की थी? घटनास्थल पर उस समय की स्थिति क्या थी? क्या आप घटना के समय उपस्थित थे, और यदि हां तो आपने स्थिति को कैसे संभाला? खबरों के मुताबिक पुलिस अल्लू अर्जुन को लेकर के संध्या थिएटर भी जा सकती है। वहां मूवी प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी। लेकिन आगे बढ़ें उसके पहले घटनाक्रम पर एक ब्रीफ नजर। हाल ही में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर शो रखा गया। थिएटर में खचाखच भीड़ थी। प्रीमियर शुरू होने के कुछ ही देर बाद अल्लू अर्जुन अचानक संध्या थिएटर पहुंचे। अल्लू अर्जुन को देख करके भीड़ उमड़ी और फिर भगदड़ मची। इस भगदड़ में 39 वर्ष की एक महिला रेवती की मौत हो गई और 8 साल का उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ।
इस हादसे के बाद चिक्कड़पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और संध्या थिएटर मैनेजमेंट को नामजद किया गया और फिर 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसी दिन उनकी जमानत याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में पुलिस ने तर्क दिया था कि भीड़ देखते हुए अल्लू अर्जुन को आने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। बचाव में अल्लू अर्जुन के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके किसी एक्ट की वजह से भीड़ नहीं हुई थी और फिर अदालत ने जमानत दे दी। कहा गया कि अल्लू जांच में सहयोग देंगे। तभी आज पुलिस ने पूछताछ वास्ते उनको बुला लिया। इस पूछताछ में और क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये हमने पत्रकारों से पूछा। This set of questioning included what had gone wrong at Sandhya Theatres on the night of December 4th. In fact, Allu Arjun's statement was also recorded by the Chikkadepalli police in their questioning today as well. Several people's name had come up. अल्लू अर्जुन का केस और सवाल भी लेकर के आया है। सवाल ये कि क्या तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की अल्लू अर्जुन से कोई अदावत चल रही है। अल्लू अर्जुन वर्सेस रेवंत रेड्डी के कीवर्ड से खबरें लिखी जा रही हैं, तो सच क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं 13 दिसंबर के दिन। इस दिन अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुए और पत्रकारों ने रेवंत रेड्डी से प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। फिर 21 दिसंबर को पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ आया। इस दिन तेलंगाना विधानसभा में मुख्यमंत्री रेड्डी ने वक्तव्य दिया। कहा कि पुलिस के मना करने के बावजूद अल्लू अर्जुन ने पुष्पा की स्क्रीनिंग अटेंड की। थिएटर में घुसने के पहले अर्जुन ने अपनी कार की सनरूफ से प्रशंसकों का अभिवादन भी किया, जिसकी वजह से फैन उमड़ पड़े। सीएम रेड्डी ने यह भी कहा कि जब पुलिस ने अल्लू अर्जुन को बताया कि एक महिला की मौत हो गई, तब भी अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर से जाने से इनकार कर दिया। इसी सत्र में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाए कि जब अल्लू को महिला की मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। फिर इसी दिन शाम को अल्लू अर्जुन ने पत्रकारों को संबोधित किया। कहा कि उनके चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। प्रीमियर के समय जब मैं थिएटर पहुंचा तो मैंने हाथ हिलाया, क्योंकि मैं अपने प्रशंसकों का सम्मान करना चाहता था। और ये जाहिर है कि जब आपके फैंस आपको देख लेते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं। वहां भी यही हुआ। फैंस ने रास्ता खाली किया और मेरी गाड़ी थिएटर के अंदर जा सकी। प्लीज डोंट जज मी, प्लीज डोंट have character assassination on me, please. There is also information that I've been very irresponsible going to the theater without any permission, which is not true at all. फिर कैलेंडर में तारीख लगी 22 दिसंबर की। इस दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में पहुंचे। यहीं पर अल्लू अर्जुन का घर है। स्टूडेंट्स घर के सामने खड़े हुए और नारेबाजी करने लगे। कुछ ने अल्लू के घर पर टमाटर फेंके, कुछ ने तोड़फोड़ की। ये स्टूडेंट्स हादसे में मृत महिला के घर वालों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की मांग कर रहे थे। हालांकि अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए की मदद और घायल बेटे का इलाज करवाने का ऐलान कर दिया है। हिंसा के 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुकदमा लिखकर स्थानीय अदालत में पेश किया गया। जमानत भी मिल गई। लेकिन ये आरोपी थे कौन? आज तक में प्रकाशित अपूर्वा जयचंद्रन की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की संयुक्त कार्रवाई समिति OUJAC के सदस्य हैं। वहीं भारत राष्ट्र समिति BRS के प्रवक्ता मन्ने कृषांक ने आरोप लगाया कि अल्लू अर्जुन के आवास पर हमले का प्रमुख आरोपी रेड्डी श्रीनिवास सीएम रेवंत रेड्डी का करीबी है। ये आरोप लगाने के लिए कृषांक ने अपने एक्स खाते पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। इन आरोपों को देखें तो अल्लू के आवास पर हमला करने आए लोगों का रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी से संबंध निकलता हुआ दिख रहा था इन आरोपों के मुताबिक। लेकिन राजनीतिक अदावत के आरोप 2-4 कदम और आगे चले गए। जैसे जब अर्जुन अरेस्ट हुए तो सबसे पहले BRS अध्यक्ष KT रामाराव ने प्रोटेस्ट किया। खबरों के मुताबिक KTR ने कहा कि अर्जुन का अरेस्ट रेड्डी सरकार की असुरक्षा को दिखाता है। वहीं भाजपा सांसद DK अरुणा ने कहा कि अर्जुन के घर हिंसा करने गए लोगों में से 4 लोग रेवंत रेड्डी के विधानसभा क्षेत्र कोडंगल के रहने वाले हैं। वहीं टिप्पणीकारों ने लंबे राजनीतिक तार भी जोड़े, जैसे कि अर्जुन की बुआ सुरेखा की शादी तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी से हुई है और चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण भाजपा के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और वहां के डिप्टी CM भी हैं। कहा गया कि ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से तेलंगाना की रेड्डी सरकार की अर्जुन पर नजरें टेढ़ी हैं। I think he's trying to compete who's the superstar in Telangana. He's trying to show that he's a superstar than Allu Arjun. If Mr. Revanth Reddy thinks he's a superstar, right now also he's acting in Congress party. Congress is making pictures after pictures. He's the main actor in Telangana. He should go to a movie and say, okay, I'm a bigger actor because I can pull in more people. That is a way to fight with them. हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी या सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन मंत्रियों ने अभिनेता के घर पर हमले की निंदा जरूर की।
अल्लू अर्जुन का जो घर के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी जब अब सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उससे पता चलता है कि इन्हीं का प्लान है, इन्हीं के प्लान के वजह से, इनके ही सपोर्ट के वजह से वहां पे थोड़े यूथ के लोग जाके अल्लू अर्जुन के घर में उन्होंने पूरा डैमेज करने का कोशिश किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच क्या चल रहा है, इसे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में भी टटोलने की कोशिश की गई है। निखिला हेनरी और श्रीनिवास जान्याला के इस लेख में सीएम रेड्डी से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने अर्जुन को अरेस्ट किया तो मुख्यमंत्री पर हमले शुरू हुए। ऐसी टिप्पणियां आई जिनसे ये आभास हुआ कि अल्लू अर्जुन को अनैतिक तरीकों से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अर्जुन की जमानत के बाद तेलुगु फिल्म जगत के अभिनेता उनसे मिलने पहुंचे। देख करके लग रहा था कि अर्जुन ही विक्टिम है, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने एक ही सवाल था कि क्या वो स्टार एक्टर को सपोर्ट करें जो आरोपी है, या उस परिवार के लिए खड़े हों जिसने किसी अपने को खोया है। वहीं एक अन्य कांग्रेस नेता ने इस लेख में कहा है कि सीएम की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस महिला की मौत हुई है हम उसके साथ खड़े हों, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना पड़े। बाकी इस चैप्टर में और कितनी राजनीति है ये समझने के लिए हमने जानकारों का रुख किया। पुष्पा 2 की अगर आप कहानी, जो उसका मूल सिनेमैटिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि पुष्पा जो कि एक रेड सैंडर्स स्मगलर है, वो चाहता है कि वो मुख्यमंत्री जो उनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ तस्वीर खिंचाए, और मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर पुष्पराज जैसे एक स्मगलर के साथ मैं अपनी तस्वीर खिंचाऊंगा तो मेरी छवि के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद पुष्पराज ये बात को शुरू करता है कि किसी ना किसी तरह से वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जाए, उनको हटाए। तो असली जिंदगी में भी काफी अचंभे की बात यह है कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले 10 दिनों से, 4 तारीख को घटना हुई, उसके बाद ये जितना भी हुआ तो एक्चुअली 20 दिन हो गए हैं कि अभी पूरी तरह से ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक बात हो गई है कि, और एक रेवंत रेड्डी वर्सेस अल्लू अर्जुन की बात की तरह पब्लिक स्पेस में, माइंड स्पेस में ये ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को। आपने एक बात कही राजनीति की। नाउ ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन को लगता है, और फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को भी ये लगता है कि अल्लू अर्जुन को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए बात, इस तरह की बात इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले कई सालों से जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दोनों राज्यों के जो तेलुगु स्टेट्स हैं, उसको एक तरह से किड क्लब्स के साथ ट्रीट किया गया है। उसको एक तरह से सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया गया है। कुछ भी बात हो तो उसको दबा दिया जाता था, उसको इग्नोर कर दिया जाता था, नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक इतने बड़े फिल्म स्टार जो कि 2023 में पहले तेलुगु अभिनेता थे जिनको कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला अभिनय के लिए, पुष्पा के जो पहले पार्ट के लिए, तो उसके चलते ऐसा लगता है कि इतने बड़े एक अभिनेता को टारगेट किया जा रहा है रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से। लेकिन आप कमिश्नर सीवी आनंद से बात करें या सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनसे बात करें तो उनका कहना है कि हमारी नजर इस बात पर रहनी चाहिए कि एक व्यक्ति की जान गई और उनके बेटे, 9 साल का बेटा इतने दिनों से अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, तो हमारा ध्यान उन पर जाना चाहिए, इस बात पर नहीं कि किसकी वजह से इस तरह का स्टैम्पीड हुआ जिसकी वजह से ये घटना हुई 4 तारीख की शाम को। तो जहां तक पूरी जो फिल्म के जो प्रीमियर शो को लेकर जो राजनीति आई है, तो वो एक तरह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अभी लगता है कि हमको इस तरह से टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगस्त के महीने में ही एन कन्वेंशन, जो कि नागार्जुन जो कि एक दूसरे बड़े सुपरस्टार है, उनके एन कन्वेंशन को डेमोलिश किया गया था। वो इसलिए क्योंकि वो एक लेक के इट वाज इन एन एरिया वेयर इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को लगता है कि अभी तक तो हमको कुछ नहीं कहा जाता था, सडनली हमारे ऊपर एक तरह से इतने प्रॉब्लम्स एक साथ आ रहे हैं, नागार्जुन और अभी अल्लू अर्जुन। तो काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि ये अगर आप लोगों से बात करें स्ट्रीट में हैदराबाद में, तो लोगों को ये लगता है कि रेवंत रेड्डी एक मैसेज भेजना चाहते हैं दैट नो वन रियली इज अबव द लॉ, और हमारी नजर रहेगी एक आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। मद्रास हाईकोर्ट में करीब 23 साल तक वकालत की। साल 2006 में मद्रास हाईकोर्ट में वो एडिशनल जज बने। 2009 में परमानेंट जस्टिस के पद पर प्रमोट हो गए। 2016 में उनका हैदराबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया। 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस
2019 नियुक्त किया गया। 23 सितंबर 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जून 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। इन 4 सालों में उन्होंने 102 फैसले किए। इनमें वो फैसला भी शामिल था जिसमें केंद्र सरकार के साल 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया था। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन को अध्यक्ष नियुक्त करने की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने ट्विटर पर शेयर की, लेकिन अब इनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने असहमति जताई है। दरअसल अध्यक्ष के चयन के लिए एक बैठक होती है, इस बार भी हुई। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता भी शामिल होते हैं। इस बार मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने अध्यक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस KM जोसेफ के नाम पर सहमति जताई थी और उनके मुताबिक मेरिट और इंक्लूसिवनेस के आधार पर ये नाम सुझाए गए थे। लेकिन अब अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने एक नोट जारी करते हुए इसे फंडामेंटली फ्लॉड यानी बुनियादी रूप से गलत बताया है। नोट में कांग्रेस ने कहा है कि उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। सभी की राय लेने विचार करने को बढ़ावा देने के बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। चयन प्रक्रिया में धर्म, क्षेत्र और जाति के संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। अगली सुर्खी बिहार से आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC अभ्यर्थी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द की जाए। खबरों की माने तो कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से कईयों की तबीयत भी खराब हुई है। इन छात्रों को राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिला है। 23 दिसंबर को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छात्रों से मिलने पहुंचे। वहीं जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने परीक्षा रद्द कराने के लिए आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। सुनिए छात्रों, नेताओं और शिक्षकों को। 2 पेपर एक एग्जाम नहीं हो सकता है। एक एग्जाम में एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर का क्वालिटी जो है दोनों पेपर में अलग अलग होगा और दोनों पेपर का क्वालिटी अगर अलग होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर 12,000 लोग को फिर से एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इक्वालिटी पे चोट होती है, और जब हमारे फंडामेंटल राइट पे चोट होती है तो हम उसके लिए अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी। यहाँ अभी ग्राउंड पर क्या हालात हैं और छात्रों के आंदोलन पर सरकार का रुख क्या दिख रहा है, बता रहे हैं पटना में मौजूद हमारे साथी रजत पांडे। इस वक्त हम बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। आयोग ने एक एग्जामिनेशन सेंटर पर री एग्जामिनेशन करने का प्रस्ताव रखा था और छात्रों की मांग है कि सिर्फ एक सेंटर पर री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, 912 सेंटर्स हैं उन सभी पर री एग्ज़ाम होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर छात्र आंदोलित हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं छात्र सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। उनका कहना है कि जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी व्यवस्था थी वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और जिला प्रशासन के अंडर में था। जो भी वहाँ व्यवस्था थी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की लेकर हो, चाहे CCTV लेकर की व्यवस्था हो, उसमें किसी भी तरह से आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये आयोग की तरफ से क्लियरिटी आई है। अब ये देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे। कल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है कई दिनों से। कुछ 7 छात्र अनशन पर भी बैठ गए थे, आमरण अनशन पे। हालांकि अभी तक जो अपडेट है कि उनमें से 6 लोगों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी सिर्फ एक छात्र यहाँ पर आमरण अनशन उसने जारी रखा है। अभी तक आयोग की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे छात्र खुश हो या आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब कहाँ चलता है? वो जुतिया देता है सीधा उठा के रास्ते में। सिर्फ अफगानिस्तान में होता है। दिसंबर और तेरे इनकार से भी सर्द है जाना, मेरा कमोड, उसकी सीट और शावर का वो पानी। ये कैसा खेल खेला जा रहा है, ये कैसा खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है।
हम ये मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है। हम ही मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है। जितना चिचियात है उतना चोटान थोड़ी है।